हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज यह वीडियो मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बनाने जा रहा हूं। दरअसल बीजेपी ने कल अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी, यानी 11 मतदाताओं की सूची में, यानी 11 प्रत्याशियों की सूची में 9 को उसने घोषित कर दिया। 2 लगता है उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया, जिसमें देवली और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इस प्रकार से कल बहुत चर्चा थी कि भाई इस नए लिस्ट में हो सकता है मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को जगह मिले, लेकिन नुपुर शर्मा, मीनाक्षी लेखी या स्मृति ईरानी किसी को जगह नहीं मिली। उसके कारण को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दरअसल नुपुर शर्मा के विरोध में जो उन्होंने पैगंबर साहब पर कमेंट किया था, उसको लेकर के बीजेपी असहज थी और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसका गठन 81 में हुआ था, 1981 में, और जो 1984 से भारत के साथ अच्छे संबंध जिसके थे, भारत पहले अरब लीग के साथ, जो कि एक लूज संगठन था, व्यापार करता था, अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से व्यापार कर रहा है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से मुख्य व्यापार और निवेश होता है। इसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत शामिल हैं। 6 देश हो गए ना। सऊदी अरब यहाँ हो गए सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत, 6 देश हो गए। तो 6 देश इसमें शामिल हैं। तो इनमें से कतर सबसे ज्यादा मुखर था। यूएई से भी तभी जुबान में इसके खिलाफ आवाज मुखरित हुई थी, बाद में वो चुप हो गया था, लेकिन कतर ज्यादा मुखरित था। और कतर आपको पता ही है, सबसे ज्यादा गैस की आपूर्ति कतर से ही इस समय भारत की हो रही है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के विरोध के बाद भारत की ये हिम्मत नहीं थी कि वह नुपुर शर्मा को रखे, तो नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया प्राथमिक सदस्यता से भारत बीजेपी ने, और 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यानी संभवतः जून 2022 में उनका निष्कासन हुआ था। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं मई या जून 2028 तक का उनका निष्कासन हुआ है। 6 साल के लिए सस्पेंड हो गई हैं। हालांकि देश के भीतर भी उनको जान से मारने कई जगह से धमकियां मिली, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उनकी कठोर है। सुरक्षा तो देना ही है बीजेपी को, लेकिन ये सही है कि जीसीसी के कई सदस्य देशों ने, इसमें से कतर सबसे ज्यादा मुखरित था, उसने पैगंबर साहब पर की गई नुपुर शर्मा के द्वारा टिप्पणी पर बहुत ही असहज था और उसने भारत सरकार के साथ अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। तो इसलिए नुपुर शर्मा को टिकट मिलने का मतलब है मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, और जो भी 7-8% कांग्रेस को जा सकते हैं सब आम आदमी पार्टी को चले जाते, तो आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती। तो बीजेपी कदम फूंक फूंक करके चल रही है। रही बात स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक बार चुनाव जीतने के बाद अपने एरोगेंस का परिचय दिया था। एक बार दैनिक भास्कर के पत्रकार को भी हड़का दिया था कि मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी शिकायत करूंगी और तुमको नौकरी से निकलवा दूंगी। इसी प्रकार उन्होंने कई पत्रकारों को हड़काया और लोकल लोगों के साथ भी एरोगेंस था उनका, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो इससे बीजेपी कुपित थी। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व स्मृति ईरानी को दोबारा टिकट देने के मूड में नहीं था। पुनः स्मृति ईरानी दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो केंद्र में सांसद ही बने और फिर केंद्रीय मंत्री बने। 2 टर्म वो मंत्री रह चुकी है, सांसद भी रह चुकी है। राज्यसभा में इसके पहले थी, फिर लोकसभा में अमेठी से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया बीजेपी का। खैर, स्मृति ईरानी को इस वजह से टिकट नहीं दिया क्योंकि एक तो उनकी अनिच्छा थी, और दूसरे एक उनके अंदर एरोगेंस जो आ गया था, उसको लेकर के बीजेपी के लोग असहज थे। और रही बात मीनाक्षी लेखी, तो मीनाक्षी लेखी को क्यों नहीं दिया, मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आया। लगता है मीनाक्षी लेखी पहले सांसद रह चुकी हैं, विदेश राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं, तो उनके बारे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मन में क्या आया। हालांकि मीनाक्षी लेखी के ऊपर तो कोई ऐसा आरोप है नहीं,
ग्रेटर कैलाश से ज्यादा उम्मीद थी कि उनको दिया जाएगा टिकट, लेकिन वो दिया नहीं गया। वो शिखा राय एक है, उनको दे दिया गया। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और बिहारियों को ज्यादा तरजीह दिया है उसने, ताकि भारत में दिल्ली में रह रहे जो पूर्वांचली हैं उनके वोटों को अपनी ओर खींचा जा सके। माने भारत की राजधानी दिल्ली में जो रह रहे पूर्वांचली हैं, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी बिहार के लोग यहाँ जाते हैं। तो यहाँ वैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी अब बन गया है, यहाँ तो हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ी बनाने वाले पूर्वांचली हैं उनका वोट बहुत मायने रखता है। उनमें भी जो किराएदार हैं उन्होंने भी लंबे समय तक किराएदारी दिया है। उनसे तो मकान मालिक बिजली का बिल भी लेते हैं, पानी का बिल भी लेते हैं, वो भी बहुत खफा हैं। तो बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा प्लैंक है पॉलिटिकल। उसने अशोकनगर में जो जहां झुग्गी वहां मकान का शुभारंभ कर भी दिया है। नरेंद्र मोदी ने 1675 झुग्गियों की जगह पक्के मकान बना करके दिए हैं। तो हो सकता है बीजेपी के दिमाग में ये बात आई हो कि भाई ऐसा है, पूर्वांचलियों को ज्यादा तरजीह देना है, और इस प्रकार से राय भूमिहार हैं। तो इससे बलिया वगैरह साइड में, गाजीपुर वगैरह साइड में जो भूमिहार रहते हैं और जो बिहार में भूमिहार रहते हैं उनको उनका वोट खींचने में कामयाबी हासिल होगी। यही नहीं, जो झुग्गी झोपड़ी में अन्य जाति के लोग भी जो रहते हैं उनका भी वोट खींचने में कामयाबी हासिल होगी, विशेषकर ब्राह्मण और ओबीसी का। तो इस प्रकार से बीजेपी ने हो सकता है मीनाक्षी लेखी को न दिया हो टिकट। कुछ लोग तो ये भी चर्चा कर रहे थे, हालांकि ये बेवकूफाना मुझे लगा कि उनको पंजाब से लड़ाया जा सकता है चुनाव। मुझे नहीं लगता मीनाक्षी लेखी पंजाब जाएंगी, और दिल्ली से कहीं से भी लड़ती तो चुनाव जीत भी जाती, लेकिन पंजाब में वो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी के दिमाग में ये बात चल रही थी, इसीलिए उसने नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी को टिकट न दे करके कैलाश नगर से किसी और को टिकट दिया। दूसरे शब्दों में बीजेपी ने ये सोच करके दिमाग में ये टिकट बांटा है कि भाई हमको इस बार झुग्गी झोंपड़ी के लोगों का टिकट अपनी ओर, वोट अपनी ओर आकर्षित करना है और किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, केजरीवाल को परास्त करना है। कांग्रेस में भी एक वर्ग ऐसा है जो बहुत दमखम के साथ आम आदमी पार्टी खिलाफ लड़ रहा है। उसमें संदीप दीक्षित का नाम सबसे आगे है, जो नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। पहले सुना जा रहा था केजरीवाल मैदान छोड़ के भागेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने नई दिल्ली से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब देखना है, आज तो आखिरी दिन है पर्चा दाखिला का, देखना है बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होती है। धन्यवाद।